हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक से भी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पार्ट 1 to 8 जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती क्या है। देखिए, कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेबर्स होती हैं, जो भी वर्किंग पार्ट्स होते हैं, उनको अपने कंपनी के साथ अटैच करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा मोटिवेशन चैप्टर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि एक मॉनेटरी मोटिवेशन इंसेंटिव्स होते हैं, एक नॉन मॉनेटरी होते हैं। तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स का एक पार्ट है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को क्या है कि ओनरशिप में पार्टिसिपेशन देने के लिए उनको एक मौका दिया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉई हैं वो अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉई ना समझे, बल्कि कंपनी का ओनर समझे। इसलिए इनको जो है कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब क्योंकि जब वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे तो ना केवल वो कंपनी के वर्कर होंगे, बल्कि कंपनी की एक ओनरशिप भी है जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी कंपनी से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे उस वोटिंग राइट में उनको भी वोट डालने का राइट होगा। तो इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। जनरली जो बढ़िया कंपनीज़ हैं, जो वेल रिच कंपनीज़ हैं, वो इस स्कीम्स को लाती हैं, ताकि वहाँ पर जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मोराल है वो काफ़ी ऊपर रहे, और वो एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के लिए अपना पूरा हार्डवर्क दें। इसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू कर रखी है। वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली गाइडलाइंस आती है इशू साइज़। देखिए, सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी है इशू साइज़ के बारे में। कोई भी कंपनी जो ईसॉप के तहत जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करना चाहती है, उसके लिए एक लिमिट है कि वो अपने पेड अप कैपिटल का 10% से ज़्यादा ईसॉप के तहत जो है शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो कंपनी की पेड अप कैपिटल के 10% से तक ही है, उससे ज़्यादा वो इशू नहीं ला सकती। सेकेंड गाइडलाइंस जो आती है वो आती है प्रमोटर्स एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। देखिए, जो कंपनी के प्रमोटर्स और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, कंपनी जो है ईसॉप के तहत जो है उनको शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हो सकता है कि ये प्रमोटर्स और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय हों, लेकिन उसके बावजूद सेबी ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ईसॉप के तहत यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम के तहत कंपनी कभी भी प्रमोटर्स और अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को शेयर इशू नहीं कर सकती। तीसरी जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ फ्री टू डिवाइस। या फ्री टू डिवाइस का मतलब है कि कंपनी जो है वो एक फ्री है, उसको बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो है तो अपनी ईसॉप की जो भी यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जो भी पेमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो अपने आप तय कर सकती है। उसके लिए उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसके लिए कंपनी जो है फ्री है, वो अपने आप डिसाइड कर सकती है। नंबर 4 आता है दैट इज़ प्राइसिंग ऑफ ईसॉप। जो कंपनी शेयर इशू करेगी ईसॉप के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाएगी। देखिए, जो प्राइसिंग है उसका एक फॉर्मूला होता है कि कंपनी जो है अपनी ईसॉप की प्राइस जो है पिछले 6 महीने के जो भी हाई क्लोजिंग प्राइस है और लो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज है, या फिर पिछले 2 वीक्स के जो हाई क्लोजिंग प्राइसेस हैं और लो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उसका एवरेज, इन दोनों में से किसी भी बेस पर जो है कंपनी ईसॉप की प्राइस तय कर सकती है। कंपनी सेबी ने काफ़ी हद तक छूट दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है कंपनी को कि वो ईसॉप की प्राइस अपनी मर्जी से तय कर सकती है, जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट प्राइस से कम होती है और मार्केट प्राइस से को रिलेटेड होती है, जिससे कि एम्प्लॉय को फ़ायदा हो सके। फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज़ नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉय ओनली। अब क्वेश्चन आता है कि ईसॉप के तहत किसको शेयर इशू किए जा सकते हैं। देखिए, कंपनी जो है अपने ईसॉप के तहत जो है अपने किसी भी एम्प्लॉय को शेयर इशू कर सकती है,
लेकिन उसके लिए क्या है कि कंपनी को जो है इसके रिगार्डिंग जो है एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना पड़ेगा उस स्टॉक एक्सचेंज के पास जहां कंपनी के जो शेयर हैं वो लिस्टेड हैं, और जो आफ्टर ईसॉप के जो भी शेयर्स हैं वो भी वहां पर लिस्टेड होंगे। ये सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा कि वो जो अपने ईसॉप के तहत शेयर इशू कर रही है वो केवल अपने एम्प्लॉयज़ को कर रही है, वो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़। ध्यान रहे इस परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ में दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ आते हैं, चाहे वो रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ हैं या नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। 6 पॉइंट आता है, दैट इज लॉक इन पीरियड। देखिए लॉक इन पीरियड क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कि लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जो है जिसको शेयर होल्डर्स जो है इनको शेयर अलॉट किए गए हैं वो इस शेयर्स को बेच नहीं सकते। इसी तरीके से ईसॉप में भी लॉक इन पीरियड लगाया जाता है, जिन एम्प्लॉयज़ को जो शेयर इशू किए गए हैं कंपनी ने ईसॉप के तहत, वो इन शेयर्स के ऊपर लॉक इन पीरियड रहेगा, उस पीरियड तक वो इन शेयर्स को मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। हालांकि लॉक इन पीरियड के लिए भी सेबी ने कंपनी को फ्रीडम दी है कि वो अपने हिसाब से लॉक इन पीरियड लगा सकती है, लेकिन जनरली कम से कम 1 साल का लॉक इन पीरियड जरूर लगाया जाता है ईसॉप पर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है 7th, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफर। देखिए ईसॉप के तहत जो शेयर इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो जो है पब्लिक ऑफर का ही पार्ट होते हैं, यानी कि अगर ये शेयर जो है एम्प्लॉय को इशू ना किए जाते तो ये शेयर्स किसको इशू किए जाते, ये शेयर जो है पब्लिक को इशू किए जाते, यानी कि ये जो टोटल पब्लिक ऑफर है उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। नंबर 8 आता है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ईसॉप। देखिए कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने जो ईसॉप के तहत जो ऑफ़र ला रही है उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि कंपनी जो है ईसॉप को ऑप्शन एक्सरसाइज करने और उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने, चूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी दे। और इसके अलावा ईसॉप में है कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट ला सकती है, यानी कि ईसॉप के तहत जो है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विटी शेयर ऑफर कर सकती है, एडीआर इशू कर सकती है, एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या फिर जीडीआर इशू कर सकती है यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और इसी प्रकार की कोई भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि शेयर्स में रिप्रेजेंटेड हो या फिर जिसे शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो इशू कर सकती है। नंबर 9 पॉइंट आता है, दैट इज राइट नॉट ऑब्लिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो भी ईसॉप के तहत जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ये एम्प्लॉयज़ का राइट है, ना कि ऑब्लिगेशंस। राइट से मतलब ये है कि जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो एम्प्लॉय की मर्जी है, चाहे तो वो इस शेयर्स को ले चाहे उसको ना ले। ये नहीं कि कंपनी उसको ओब्लाइज करे कि ये तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे और इसके बदले में आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये जो शेयर्स हैं उसके लिए अप्लाई करना या ना करना एम्प्लॉय की विल यानी कि एम्प्लॉय की विश पर डिपेंड करता है कि चाहे तो एम्प्लॉय इसको अप्लाई करे, अगर एम्प्लॉय को लगता है उसने इसके लिए अप्लाई नहीं करना तो वो फ्री है उसके लिए कि वो इसको अप्लाई ना करे। नंबर 10 आता है, टाइम पीरियड फॉर एक्सरसाइज। देखिए ईसॉप के तहत जो शेयर इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, और दिए गए टाइम फ्रेम में ही एम्प्लॉयज़ को जो है ईसॉप की गाइडलाइंस के अनुसार जो है शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उस अपने राइट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम को फॉलो अप करना एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी हो जाता है। नंबर 11 आता है, लैप्स ऑफ राइट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ईसॉप के तहत जो है जो राइट मिलता है एम्प्लॉय को, क्या ये लैप्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस केस में हो सकता है? अगर एम्प्लॉय को उसके मिसकंडक्ट की वजह से जो है टर्मिनेट कर दिया जाए कंपनी के द्वारा, तो उस स्थिति में एम्प्लॉय का जो ईसॉप के जो राइट है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो अपने ईसॉप के राइट को अप्लाई या यूज़ नहीं कर पाएगा। नंबर 12 आता है, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। जब भी एम्प्लॉय को ईसॉप के तहत शेयर इशू किए जाते हैं उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है शेयर होल्डर्स के लिए। और कैसे अप्रूवल लेनी पड़ती है? इसके लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस जनरल बॉडी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उस रेजोल्यूशन की जो अप्रूवल है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा देना जरूरी है। जब तक शेयर होल्डर्स के लिए अप्रूवल नहीं देते तब तक कंपनी जो है ईसॉप के तहत शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को इशू नहीं कर सकती। नंबर 13 आता है, गैप बिटवीन द ऑप्शन ग्रांटेड एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। कि जो ऑप्शन ग्रांट किया गया है एम्प्लॉयज़ को और ऑप्शन को यूज़ करना है उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, और जनरली ये टाइम गैप जो है कम से कम 1 साल का होता है, यानी कि कम से कम 1 साल तो उनको ऑप्शन दिया जाता है जिसके लिए उनको अपनी एग्रीनेस देनी होती है कि वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए राजी है या नहीं है, और नेक्स्ट ईयर जो है उनको उनकी टर्म्स के अनुसार जो है पेमेंट करनी पड़ती है जो भी उनकी
इंस्टॉलमेंट या वगैरह दी जाती है। तो इनकी ऑप्शन ग्रांट और ऑप्शन वेस्ट करने के बीच में 1 साल का कम से कम गैप होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 14th, दैट इज नो राइट टू रिसीव डिविडेंड और वोटिंग राइट। देखिए, जो भी ईसॉप के तहत जो शेयर्स इशू होने हैं एम्प्लॉयज़ को, ये नहीं कि ऑप्शन ग्रांट होने के बाद उसके पास कोई राइट आता है, नहीं। ऑप्शन ग्रांट होने से लेके जब तक एक्चुअली में शेयर इशू हो नहीं जाते एम्प्लॉयज़ को, तब तक जो एम्प्लॉयज़ है ना तो डिविडेंड रिसीव करने का राइट रखता है और ना ही किसी तरीके का वोटिंग राइट रखता है, यानी कि वो किसी तरीके का वोट भी नहीं डाल सकता और ना ही किसी और तरह का कोई उसको बेनिफिट दिया जा सकता है। तो इसलिए जब तक उसको सिर्फ एक ऑप्शन ग्रांट किया गया है, जब तक ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक उसके पास कोई राइट नहीं होता ना तो डिविडेंड रिसीव करने का और ना ही वोटिंग करने का। 15th आता है, राइट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। एम्प्लॉय को जो ईसॉप के तहत राइट मिलता है, वो इस राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि ये केवल उसी के लिए एग्जीक्यूटेबल है। वो अपने इस शेयर्स के लिए अप्लाई करने का राइट किसी अपने रिश्तेदार या किसी और पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, और ना ही इस राइट को एम्प्लॉय जो है प्लेज या मॉर्गेज कर सकता है, यानी कि इसको गिरवी रख के जो है कोई लोन वगैरह ले सकता है। नंबर 16 आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, ईसॉप के तहत जो एम्प्लॉयज़ को जो शेयर इशू किए जाते हैं, वो वास्तव में कंपनी की जो लेखा पुस्तकें होती हैं, यानी कि अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, उसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय की तरह ही रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसी का ही इसको एक पार्ट माना जाता है। एक तरीके से एक कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रही है या एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है। कौन सा पार्ट? जो मार्केट प्राइस जो कंपनी के शेयर का है और जिस शेयर पे कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को ईसॉप के तहत शेयर इशू कर रही है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए कंपनी का एम्प्लॉय का शेयर 500 रुपये का है और कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये शेयर 300 रुपये पे दे रही है, तो 200 रुपये कम पर दे रही है, तो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा जो कंपनी खुद बियर कर रही है, वास्तव में ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट है। 17th आता है, दैट इज़ अकाउंटिंग वैल्यू। इसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे की जाएगी बुक्स के अंदर। देखिए, अकाउंटिंग वैल्यू के लिए जो है सारे अमाउंट जो है को कंसीडर किया जाएगा। जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस ईसॉप के तहत अपने राइट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो भी, जैसा अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में लिया कि 500 रुपये का शेयर है, कंपनी 300 रुपये पे दे रही है, 200 रुपये पर शेयर जो है कंपनी बियर कर रही है। अब एक कंपनी एक जो है वो एक एम्प्लॉय को कितने शेयर देती है? मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो है वो 100 शेयर अप्लाई कर सकता है, तो एक शेयर पर 200 रुपये कंपनी बियर कर रही है, 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 रुपये। एक एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपये जो है कंपनी बियर कर रही है, और मान लीजिए कंपनी के 100 एम्प्लॉय हैं, तो 20,000 एक एम्प्लॉय के हिसाब से अब 100 एम्प्लॉय को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 20 लाख रुपए जो है इसकी अकाउंटिंग वैल्यू आएगी, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है एज ए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया सेबी गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बल्कि दूसरे कॉलेज में भी अगर आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। और जो भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID gulianiclasses@gmail.com पर, या आप हमारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज गुलियानिक क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।